हेलो दोस्तों, आपकी होस्ट आपके दोस्त आपसे फिर मिलने आई हैं। और हमने शुरू में ये अपनी जो क्लिप डाली है इसको आप ध्यान से देखिए। हमारी पिछली क्लास की क्लिप रह गई थी, हम डालना भूल गए थे। तो आप इसमें से अगर आप बाकी संकलित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको भी देखना चाहें तो याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और माँ सतवंती क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हमारी 24वीं क्लास है और हम जैसा कि हमेशा करते हैं पहले अपना पिछली क्लास का रिवाइज़ करते हैं और फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज भी हम वैसा ही करेंगे अपनी बाकी क्लासेस की तरह। पहले हम अपनी पिछली क्लास का रिवाइज़ करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने संगम काल के बारे में पढ़ा था, जैसा कि अभी हमने वीडियो की शुरुआत में देखा। उसके संगमों के बारे में पढ़ा है। संगम काल में 3 संगम हुए थे और संगम का क्या अर्थ है ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो संगम है वो परिषद के नाम से भी जानी जाती है। और संगम और परिषद का क्या अर्थ है, तो तमिल कवियों और लेखकों के सम्मेलन को संगम कहा जाता था। संगम साहित्य में हमें चेर, चोल, पांड्य 3 राजवंशों के बारे में पता चलता है। चेर केरल में रहने वाले थे, चोल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में निवास करते थे, और जबकि पांडव तमिलनाडु में शासन करते थे। तो उसके बाद हमने 3 संगमों के बारे में डिस्कस किया था, जिनका आयोजन तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों ने किया था। और प्रथम संगम मदुरै में, तृतीय संगम भी मदुरै में हुआ था, और जो दूसरा संगम था वो कपाटपुरम में हुआ था। और पहले और दूसरे संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि रहे थे, और तीसरे संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। जो दूसरे संगम में ग्रंथ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तोल्कापियम, जो कि तमिल व्याकरण की बुक है। ये सिर्फ हमने अपनी जो वीडियो है अपनी क्लास है उसमें इसी के बारे में डिस्कस किया था। बाकी के जो संकलित ग्रंथ हैं वो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्लिप डाली है उसमें से आप देख सकते हैं। अगर आप इस जो लिस्ट है इसको पूरा कंप्लीट याद करना चाहें तो इसलिए हमने ये लिस्ट डाल दी है। आप लूशन से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। अन्य तथ्यों के बारे में भी हमने पढ़ा था। संगम काल ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ही हमने इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने गुप्त साम्राज्य शुरू किया था। तो चलिए जो हमारी जो बाकी इन्फॉर्मेशन रहती है संगम काल की उसके बारे में भी देखते हैं। अन्य तथ्यों में हमने पढ़ा था अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। और तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ अगस्त्यम था जो अगस्त्य ऋषि ने लिखा था। और तोल्कापियम के बारे में पढ़ा था कि तोल्कापियर इसके रचिता तोल्कापियर ने इसकी रचना की थी और ये तमिल ग्रामर की बुक है। तीसरे संगम में रचित साहित्य 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है और एत्तुतोगोई इनको कहते हैं। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का वर्ग सबसे सुपीरियर माना गया था, सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना गया था। सेकंड नंबर पर वेल्लार वर्ग था जिसका मुख्य पेशा था कृषि करना। कृषकों को वेल्लार कहा जाता था और व्यापारियों को वेनिगार कहा जाता था। संगम कालीन अन्य वर्गों में पुलैयन दस्तकारों का वर्ग, एनियर शिकारियों का वर्ग, मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। और हमने डिस्कस किया था कि चावल मुख्य खाद्यान्न था उस समय का, और तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया था। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। इसके बाद हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था कि जो गुप्त साम्राज्य है वो प्राचीन भारत का इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। वास्तविक संस्थापक इसके चंद्रगुप्त प्रथम थे, अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। और परिचय के बारे में भी पढ़ा हमने कि ये कुषाणों के सामंत रहे थे इनके पूर्वज, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया था। गुप्त शासकों को वैश्य वर्ग से संबंधित माना जाता है और इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ताम्रपत्र अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है और इनको आदिराज कहा था, जिन्होंने आदि मतलब इनके शुरुआत करने वाले, राज की शुरुआत करने वाले, तो श्रीगुप्त को ही
इसका संस्थापक माना गया। और फिर प्रमुख शासक इसका चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसको वास्तविक संस्थापक माना गया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। राज्याभिषेक गुप्त संवत का आरंभ किया था इन्होंने, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, और चांदी के सिक्कों को चलाया था। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में बात की थी। अच्छा दोस्तों, हमने जो समुद्रगुप्त के में जानकारी दी थी उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई थी, उसको भी हम अभी सही कर रहे हैं। उसको भी आप अपने नोट्स में, अगर आपने नोट्स बनाए तो उसमें उसको रीचेक करके और करेक्ट कर लेना। 335 ईस्वी में ये शासक बना था और उपाधि धारण की थी प्राक्रमांक की, अश्वमेधकर्ता की, और परम भागवत की, और कविराज की। क्योंकि ये संगीत प्रेमी था, वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया था सिक्कों पर, तो इसको इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। लगभग 20 शासकों को पराजित किया था। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। हमने ये बताया था कि लगभग 20 शासकों को पराजित किया था, तो लगभग ही हमने डाला था। तो इतनी गलत भी नहीं है ये। टोटल इसने 21 शासकों को पराजित किया था, और उसमें से जो 12 शासक थे वो दक्षिण भारत के थे और 9 शासक उत्तर भारत के थे। इन सब को पराजित करने के बाद इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, और विंसेंट स्मिथ ने, ये नाम याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। जैसे नेपोलियन ने बहुत सारे शासकों को हराया था, उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी 21 शासकों को पराजित किया था। हरिसेन इसका दरबारी कवि था, और जो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी हरिसेन ने, और जो भाषा थी वो संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी, और चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का ऐरण अभिलेख से भी हमने जानकारी कलेक्ट की कि जो पत्नी थी वो दत्त देवी की चर्चा इसमें मिलती है, और ऐरण समुद्रगुप्त का भोग नगर था। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कस किया था कि 380 ईस्वी से शासन बना था ये, और गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके शासनकाल को। और उपाधियाँ इसने कई धारण की थी, जिसमें विक्रमादित्य, उज्जैनी पूर्वाधीश, शकों को पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्र, परम भागवत और शकादी, ये सब इसने उपाधियाँ धारण की थी। और कैपिटल इसकी पाटलिपुत्र और उज्जैन थी, और उज्जैन में नवरत्न इसके रहते थे। वैवाहिक संबंध इसने किस किस से स्थापित किया था, वो था नागवंश की राजकुमारी कुमेर नाग से, जिससे उन्हें पुत्री प्रभावती गुप्त की प्राप्ति हुई थी, और वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह हुआ था, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। चीन यात्री फायान इसके समय में आया था, और दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान रहते थे। राजकवि शाब, संधि विग्रहक सचिव वीरसेन शक के विजय के बाद मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया। और लुशन में एक नोट मिलता है, विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था। जो विशाखदत्त है उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे वो उज्जैन में रहते थे। और उसके बाद हमने फायान की चर्चा करने की भी बात की थी। चलिए आज की शुरुआत हम फायान की चर्चा के साथ करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास 24वीं क्लास है। फायान ये एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फायान के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कई बार, और कि ये किसके दरबार में आया था फायान, और इसने कौन सी बुक लिखी थी। बुक इसने लिखी थी फोक्यू की, और स्थल मार्ग से ये आया था, जबकि जल मार्ग से ये वापस गया था। मध्य देश ब्राह्मणों का देश कहा गया, इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। और चांडालों का प्रथम वर्णन किया इसने फायान ने। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम कौड़ी माना गया है। तो फायान ने जो अपनी बुक लिखी है उसमें चर्चा करके बताया है कि जो विनिमय का माध्यम था वो कौड़ी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कालिदास सर्वप्रमुख नवरत्न था, धन्वंतरी चिकित्सक था, वराहमिहिर खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी था। अमर सिंह
कोशकार था, डिक्शनरी निर्माणकर्ता। शपणक फलित ज्योतिषी था। शंकु वास्तुकार था। बेताल भट्ट जादूगर था। घटकपर कूटनीतिज्ञ था। वरुचि व्याकरणाचार्य था। कुमारगुप्त प्रथम। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम आपसे एक और डिस्कस करते हैं बात। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो ये नवरत्न थे दोस्तों, ये वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप सारे याद ना रख पाओ तो जो ये हमने हाईलाइट किए हैं ऊपर वाले 3 जो कालिदास, धन्वंतरि और वराहमिहिर हैं, इनको अवश्य ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन बनता है। चलिए कुमारगुप्त के बारे में डिस्कस करते हैं। उपाधि। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महेंद्रादित्य, शकादित्य, ये इसने उपाधियां धारण की। अभिलेख। गुप्त शासकों में है अभिलेख लिखने की प्रथा भी पाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिहार में, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में था और बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था और काफ़ी फेमस शिक्षा का केंद्र था ये। स्कंदगुप्त। उसके बाद हम स्कंदगुप्त के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसने कौन सी उपाधि धारण की। क्रमादित्य, शक्रोपम। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था इसने स्कंदगुप्त ने, और निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो निर्माण करवा दिया, तो पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण किसने करवाया? अशोक ने भी इसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। रुद्रदामन ने भी करवाया था, जिसका हमें उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया था। इसके समय हूण आक्रमण शुरू हुए थे और मिलावट वाले सिक्के जारी कर दिए जाते हैं। जब कोई भी चीज़ शुरुआत में चलती है तो वो काफ़ी प्योर और शुद्ध रूप में होती है, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे किसी भी वंश की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तो उससे यही पता चलता है कि वो फिर मिलावट, ये इन सब चीज़ों से जो ये सिक्कों में मिलावट दिखाई गई, यहाँ पे बताई जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो उससे पता चलता है कि उनकी इकोनॉमी कितनी डाउन जा रही थी। भानुगुप्त। अब हम भानुगुप्त के बारे में बात करते हैं। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी में इनका शासन था से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त को सेनापति गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। भानुगुप्त के समय में हूणों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे और गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था तथा उसकी पत्नी सती हो गई थी। ये जो प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से, तो ये सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है कि सबसे पहली कौन सती हुई थी। ऐरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य है। ये देखिए, अब ये इसमें हमें हमारे नोट्स में आ भी गया है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चलिए गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे शासन चलाया जाता था। देश। गोपना गोपत्री, ये इसका मुख्य होता था, प्रमुख होता था देश का। उसके बाद है भुक्ति। उपरिक उसका प्रमुख होता था। विषय, विषयपति। पैठ, पैठपति। ग्राम, ग्रामपति या ग्रामीक। ये हमारी राजनीतिक इकाइयाँ थी, कैसे कैसे शासन की बागडोर संभाली जाती थी। नेशनल लेवल पर कौन देखता था, फिर उसके नीचे जो स्टेट लेवल होता था वहाँ पर कौन देखता था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर जो अर्बन लेवल होता है, मतलब गांव में कौन शासन करता था, किस किस तरह से देश में शासन की बागडोर संभाली जाती थी और कैसे ही जो हमारी पावर्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करके देखते हैं क्या कैसे कैसे केंद्र का प्रशासन चलाया जाता था। शासन का प्रमुख राजा होता था और राजस्व का देवीयकरण, मुझे भगवान ने भेजा है, ये उनका मतलब राजस्व का देवीयकरण
जो राजा होता था वो अपनी प्रजा को यही संदेश देता था कि आप सबके ऊपर शासन करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, मैं ही मतलब भगवान का एक दूत हूँ। और मतलब वो अपने आप को भगवान का दूत मानकर और ये बताते थे कि मेरे अंदर दैवीय कर्ण है, मैं ही भगवान का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, ताकि जनता उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा बढ़ जाए, वो जो बोले वो उसको मतलब उसके खिलाफ कभी खड़े ना हो और उस उनके लिए अपने मतलब सर्वस्व निछावर कर दें और उनकी हर बात को माने। ये उनका एक फंडा होता था। गुप्तकालीन मुख्यमंत्री कुमारमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। ये महादंडनायक युद्ध व न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपाशक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। महासंधि विग्रहक शांति व विदेश नीति। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अग्रिहारक दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो कुमारमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और महासंधि विग्रहक होते थे। शांति व विदेश नीति के बारे में जो अधिकारी होता था, मंत्री होता था। तो आप इन दोनों को ज़रूर याद रखें, इन दोनों में से क्वेश्चन बनता है। चलिए प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते हैं। भुक्ति और उसको अवनी भी कहते थे। जो भुक्ति प्रांत के लेवल पे होता था, भुक्ति होता था, जैसा कि हमने अभी वीडियो में पहले देखा, जो हमने डायग्राम शो किया था, देश, उसके नीचे भुक्ति होता था, फिर विषय, पैठ और ग्राम। अब हम भुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रांत लेवल पे होता था तो सर्वोच्च राजा की जगह पर भुक्ति होता था, जिसको अवनी भी कह सकते हैं। उसके नीचे जो प्रमुख होता था उसका जो प्रमुख होता था उपरिक कहलाता था। राजकुल से ही संबंधित होते था ये। इस पद पर जिसको भी नियुक्त किया जाता था वो या तो युवराज होता था, राजा का बेटा होता था, भतीजा होता था, ऐसा ही कोई राजकुल से ही संबंधित होता था। प्रांत का प्रमुख उपरिक। नोट, गुप्त काल में कायस्थ नामक नए वर्ग का उदय हुआ था। कार्य, लेखा जोखा देखना इसका काम होता था, अकाउंट। और कायस्थ वर्ग का प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। समाज, तो गुप्तकालीन समाज कैसा था, कैसे समाज में लोग रहते थे और एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते थे, कैसे उनका उनकी स्त्रियों की स्थिति कैसी होती थी, एजुकेशन कैसी थी, इस तरह से अगर दास वगैरह शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ये सब देखते हैं तो हमें समाज के बारे में ऑल ओवर पता चलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होती थी। फाहियान ने चांडाल का उल्लेख किया है, जैसा कि अभी हमने पीछे वीडियो में ही पढ़ा था। ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया जाता था, तो यहाँ पर ब्राह्मणों को गांव के गांव ही दान में दे दिए जाते हैं। जबकि हमने सातवाहन शासकों की जो नाना घाट अभिलेख था उसमें देखा था कि ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी या भूमि का टुकड़ा दिया जाता था या उन्हें भूमिदान का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर पूरे गांव के गांव ही ब्राह्मणों को दान में दे दिए जाते थे। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की सूची मिलती है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो दयनीय स्थिति थी। वैसे उनको अधिकार भी थे कई तरह के, लेकिन ऑल ओवर मिला के देखें तो दयनीय ही स्थिति। स्त्री को पुरुष निजी संपत्ति मानते थे। हाँ, उन्हें पुराण सुनने का अधिकार था। प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह व नियोग प्रथा का भी प्रचलन था और देवदासी प्रथा भी वहाँ पर अवेलेबल थी गुप्त वंश में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अब हम थोड़ा इकोनॉमी के बारे में भी देखते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी थी। भू राजस्व 1/4 भाग से और 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्त काल में ब्लात शर्म होता है किसी से ज़बरदस्ती काम लेना। विष्टि जिसको कहते हैं भी जनता द्वारा राज्य को दिया जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी कि भूमि कैसी कैसी होती थी, वो कौन सी ज़्यादा काम की थी, कौन सी ज़्यादा काम की नहीं थी। इस तरह से उन्होंने कृषि को अलग अलग डिवाइड कर रखा था। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, जो कृषि लायक भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहते थे।
और वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। चरागाह भूमि, पशुओं के चारा चरने योग्य भूमि। सिल, जो जोतने योग्य ना हो। अप्रहत, जंगली भूमि। साहित्यिक स्रोत, जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं गुप्त काल में जो इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हम मोस्टली ज़्यादा बड़ी वीडियो रखते नहीं हैं, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो रखते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हम अच्छे से उसको पढ़ के अच्छे से याद कर सकें। पर फिर भी चलो थोड़ी बुक्स तो हम देख ही लेते हैं, बाकी की जो बच जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साहित्यिक स्रोत, जो ये बुक्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको पूरा स्टार लगा के रखना और याद रखना, एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। कालिदास, कालिदास की बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, ये हैं कालिदास की बुक। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इसके बारे में हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है। वराह मिहिर, वृहद संहिता, पंच सिद्धांतिकम। आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम। कामंदक, नीतिशास्त्र, बाणभट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी। चलिए दोस्तों, बाकी की बुक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और थोड़ा जो भी रहता है उसके बारे में और अगली क्लास में पढ़ेंगे, और फिर हम धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को अपनी को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए क्योंकि वैकेंसी आ गई हैं DSSB की, और अभी चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए जल्दी से उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, अदरवाइज़ इतनी जल्दी वैकेंसी आती कहाँ है। और अब की बार आखिरी बार यही सोच के हमें मिलजुल कर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी जो नॉलेज है उसके बेस पर हमें अब की बार एक जॉब पे अपना अधिकार जमाना ही होगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना होगा। हमारे माँ बाप हमारे सपनों को पूरा होते देखकर काफ़ी खुश होते हैं, और आई होप आप भी अपने मम्मी पापा का सपना ज़रूर पूरा करो और जल्द ही अपना जॉब सेलेक्शन करो। मेरी आपसे यही दुआ है, हम सब मिलकर अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहें और आप भी अपने प्यार को हमारे साथ ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल एंड एडवांस इन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।